गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका फिर से एक बार। सूर्य प्रकाश शर्मा। और हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका का संविधान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मैंने आपको जब अमेरिका की संविधान की विशेषताएं बताई थी तो उनमें एक विशेषता थी कठोर संविधान। क्यों कहते हैं उसको कठोर संविधान? इस बात को समझने के लिए हमें वहाँ की संशोधन प्रक्रिया को समझना होगा। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। कुल 7 अनुच्छेद हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। 5वें अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके 2 चरण है। 2 चरणों में जाकर के वो पूर्ण होती है और एक लंबा और जटिल प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। समय बड़ा अधिक लग जाता है, 5-5 6-6 साल लग जाते हैं। और कई सारे संशोधन तो अभी तक पेंडिंग हैं, जो न संशोधन हो पा रहे हैं न और रद्द हुए हैं। तो इस प्रक्रिया को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 2 चरण हैं इसकी प्रक्रिया के। पहला चरण होता है संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा चरण होता है प्रस्ताव का अनुमोदन। इन 2 चरणों में जो 2 चरण हैं उनके भी अपने 2-2 प्रकार हैं। 2-2 तरह से हो सकता है। पहला चरण में भी 2 प्रकार से हो सकता है और दूसरा चरण भी 2 प्रकार से पूरा हो सकता है। अब उन 2 प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है और दूसरा, संशोधन का अनुमोदन किया जाता है। तो जब ये दोनों चरण पूरे होते हैं तब जाकर के संविधान में संशोधन मान्य होता है। देखिए, संविधान संशोधन का प्रस्ताव सबसे पहले समझिए इसको। संविधान संशोधन का प्रस्ताव 2 तरह से आ सकता है। पहला, जो पॉपुलर है, जो अब तक हमेशा काम आया है, 27 संशोधन हो चुके हैं अब तक। 27 के 27 संशोधन के दौरान, संशोधन प्रक्रिया के दौरान जो प्रस्ताव रखा गया संशोधन का, वो इस पहले तरीके के द्वारा रखा गया, यानी कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से एक संयुक्त प्रस्ताव जो है वो जाता है, रखा जाता है। और अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होता है, 2/3 बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऐसा नहीं कि सेनेट के 100 सदस्यों से तो 67 लोगों का समर्थन जरूरी हो। अगर उस दिन 90 लोग आए हैं तो 61 से भी काम चल जाएगा। ये 90 लोगों ने वोट डाला है, अगर मान लीजिए आए कितने हैं वो भी महत्वपूर्ण नहीं, वोट कितने लोगों ने डाला उसमें। अगर 90 ने वोट डाला है तो 61 से काम चल जाएगा। अगर पूरे 100 ने वोट डाला है सीनेट में तो 67 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 435 लोग होते हैं, उसमें भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 2/3 बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, 2/3 बहुमत। तो एक तरीका तो ये है। और जैसे मैंने बताया कि अब तक के सारे संशोधन इसी प्रक्रिया से प्रस्तावित हुए हैं। दूसरा तरीका है कि 2/3 राज्यों की विधायिका के अनुरोध पर कांग्रेस द्वारा आयोजित संवैधानिक सम्मेलन द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये भी एक तरीका है। यानी वहां पर राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी संविधान संशोधन को प्रस्तावित कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि राज्य कांग्रेस से अनुरोध करेंगे, राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके, और 2/3 राज्यों की विधानसभाएं अगर ऐसे प्रस्ताव भेजती हैं कांग्रेस को, तो फिर एक संवैधानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वो संवैधानिक सम्मेलन फिर अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित करेगा। तो फिर वो अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और अब तक किसी भी संशोधन में इसका उपयोग नहीं हुआ है।
राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन कभी भी जो अपेक्षित 2/3 बहुमत है वो नहीं हो पाया और कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। तो इस प्रकार से संविधान संशोधन का प्रस्ताव आ गया, सपोज करिए, और क्योंकि पहले ही तरीके से आया तो हम उसी को ज़्यादा ख्याल में रखें कि कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पहले रखा जाता है और उसके बाद वो जाता कहाँ है, अनुमोदन के लिए राज्यों के पास, राज्यों के अनुमोदन के लिए जाता है। इस अनुमोदन प्रक्रिया के भी दो तरीके, और ये दोनों तरीके उपयोग में लाए गए हैं, लेकिन पहला तरीका ज़्यादा उपयोग में आया है और दूसरा तरीका केवल एक बार अब तक उपयोग में आया है 21वें संविधान संशोधन के मामले में। पहला तरीका क्या है, 3/4 राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन। 3/4 राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन, 3/4 राज्य मतलब 50 में से 38 राज्यों के विधानमंडल अगर अनुमोदन कर देते हैं उसका, तो संविधान संशोधन प्रस्ताव का, जो कि कांग्रेस ने पारित किया है 2/3 बहुमत से, तो वो संशोधन पारित माना जाता है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती, यहां पर मैं बता दूं आपको। और दूसरा तरीका क्या है, 3/4 राज्यों में आयोजित संवैधानिक सम्मेलन के द्वारा अगर अनुमोदन किया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल अब तक एक बार हुआ है 21वें संविधान संशोधन के मामले में। बाकी दूसरा ही तरीका काम आता है, 3/4 राज्यों की विधानसभाएं अनुमोदन कर देती हैं उसका, तो वो संशोधन मान्य हो जाता है। अब हम देखते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें। क्या है सबसे पहली बात, इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं। अच्छा, ये तो सीधी सी कोई खास बात नहीं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि कुछ संशोधनों पर राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई वो बड़ी जटिल है कुल मिलाकर के। आप संक्षेप में अब यही समझ लें इसको कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस उसका प्रस्ताव रखती है और 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदन होता है। दोनों चरण ये हैं इसके, लेकिन विकल्प के रूप में, क्योंकि संविधान में है तो विकल्प का भी आप याद रखें। जो प्रचलित प्रक्रिया है वो ये है, दोनों चरणों में जो पहला बिंदु मैंने दिया है उसी प्रक्रिया से संविधान संशोधन हुए हैं। हाँ जी, तो कुछ प्रमुख तथ्यों की बात हम कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है। दूसरी बात, कोई राज्य अनुमोदन को वापस नहीं ले सकता। सवाल ये उठा कि भाई मान लीजिए किसी राज्य ने अनुमोदन कर दिया और वो फिर दो महीने बाद कहे कि नहीं साहब हम तो वापस लेना चाहते हैं अपना अनुमोदन, तो इसकी इजाज़त नहीं है। एक बार अनुमोदन कर दिया सो कर दिया। हाँ, ये तो हो सकता है कि एक बार आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप अनुमोदन कर सकते हैं, लेकिन अनुमोदन करने के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकते आप। एक ही बार मौका है आपको। तीसरी बात, कांग्रेस अनुमोदन के लिए अवधि निर्धारित कर सकती है। देखिए, संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य की विधानसभाएं कितने समय में अनुमोदन करेंगी, या विधानमंडल जो राज्यों की जो संवैधानिक सम्मेलन होंगे वो कितने समय में अनुमोदन करेंगे। इसके लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा है। ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो कोई अवधि तय कर दे, और कुछ मामलों में कांग्रेस ने ऐसा किया भी है, कुछ मामलों में नहीं किया, तो वो संविधान संशोधन आज भी पेंडिंग पड़े हैं। कुल मिलाकर के अब तक कांग्रेस ने 33 संविधान संशोधन प्रस्ताव भेजे हैं राज्यों को वहाँ पर। उनमें से 27 तो पारित हो गए हैं, अनुमोदित हो गए हैं, लागू हो चुके हैं। 2 रद्द हो चुके हैं क्योंकि उनके में निर्धारित अवधि की थी, वो अवधि पूरी हो चुकी और पर्याप्त संख्या में राज्यों ने अनुमोदन नहीं किया तो निरस्त हो गए। 4 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आज भी राज्यों के अनुमोदन हेतु पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो अभी प्रक्रियाधीन है और उनको सालों हो गए। एक तो 1923 या 24 से पड़ा हुआ है। अब वो क्या अनुमोदन होगा, लेकिन वो अब क्योंकि संविधान के अनुसार वो अभी लंबित है,
तो उसको हम रद्द नहीं मान सकते। चौथी बात इसमें यह है कि किसी राज्य के सीनेट में समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की भी अपनी सीमाएं हैं, यानी हर चीज में संशोधन नहीं हो सकता। जैसे वहां पर आपको पता है कि सीनेट में हर राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस संख्या को इस मामले में संशोधन नहीं हो सकता कोई। हाँ, ऐसा तो कर सकते हो कि आप सब राज्यों को साथ 3-3 सदस्य भेजेंगे, 4-4 भेजेंगे या एक ही भेजेंगे, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा, या एक के ज़्यादा होंगे या दूसरे के कम होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बरकरार रहेगा, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती व्यवस्थापिका, वैसे ही अमेरिका में भी जो है संविधान में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है सीनेट में राज्यों को, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब तक कुल 27 संशोधन हो चुके हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये भी मैंने बता दिया कि कांग्रेस द्वारा कुल अब तक 33 संविधान संशोधन के प्रस्ताव भेजे गए हैं राज्यों को अनुमोदन के लिए। उनमें से 4 संशोधन प्रस्ताव आज भी अनुमोदन के लिए पेंडिंग हैं। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण संशोधन। देखिए, प्रथम 10 संशोधन जो हैं वो अधिकार पत्र से संबंधित है। ये 1791 में ही हो गए थे संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद। 13वां संशोधन जो है वो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए किया गया। बड़े महत्वपूर्ण है जो, जिनकी मैं चर्चा करूँ। 17वां संशोधन सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसके लिए किया। पहले सीनेट का निर्वाचन राज्यों पे छोड़ दिया गया था, राज्य अपनी तरीके से कर सकते थे किसी भी तरह से, लेकिन अब ये प्रावधान हो गया है 17वें संविधान संशोधन के बाद कि सीनेट का निर्वाचन जनता द्वारा होगा। हर राज्य के 2 प्रतिनिधि आएंगे और उनका निर्वाचन राज्य भर की जनता करेगी। 19वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं को मताधिकार दिया गया था इसके द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, लगभग 100 साल हो गए हैं इस बात को भी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, याद रखें आप लोग। फिर 21वां राष्ट्रपति के अधिकतम कार्यकाल के संबंध में है, ये बल्कि 22वां है, सॉरी 21वां नहीं है, 22वां है ये। राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित है ये। पहले राष्ट्रपति, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए कितने ही कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार था, यानी 2, 3, 4 बार, कितने ही बार बन सकते थे। जैसे रूजवेल्ट थे, वो 4 चुनाव जीते थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 33 में पहली बार बने, फिर 37 में बने, फिर 41 में बने, फिर 45 में चुनाव जीत गए। हालांकि जॉर्ज वाशिंगटन ने परंपरा शुरू की थी कि भाई 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेंगे। उनको जब तीसरा मौका दिया गया था, पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, तो उन्होंने कहा भाई अब नहीं, 2 बार बहुत है, अब दूसरे को लाओ। और फिर जब ये 4 बार बन गए तो फिर 1951 में संशोधन किया गया, 22वां, और उसके द्वारा ये कर दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 साल राष्ट्रपति रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी वो 2 बार चुन करके आ सकता है अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, 10 साल से अधिक नहीं आएगा। और इसको समझाऊंगा मैं, कार्यकाल की जब चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के, तो उसको विस्तार से समझा दूंगा इस बात को मैं आपको। फिर है साहब 26वां संविधान संशोधन। इसमें मताधिकार की आयु को घटाया गया है। ये 1970 में हुआ। इसमें मताधिकार की आयु जो है 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। तो ये है आज का हमारा संविधान संशोधन प्रक्रिया को। कुल मिलाकर के आपने देखा कि बड़ा मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है संविधान संशोधन की। इसकी आलोचना भी करते हैं, बहुत मुश्किल संविधान संशोधन है, लेकिन अलग अलग मत हैं इस पर। बहुत से लोग इसको ठीक मानते हैं और ठीक मानना भी चाहिए, क्योंकि 200 सालों से अधिक अगर इस संविधान कायम है, बना हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है, वहाँ की प्रशासन बढ़िया से चल रहा है, सरकार बढ़िया से चल रही, देश दुनिया का शक्तिशाली देश बन चुका है जिस संविधान के अंतर्गत काम करके, तो वो संविधान की प्रक्रिया को अच्छा ही माना जाना चाहिए। वो कठोर है तो कठोर की आवश्यकता थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य नहीं चाहते थे कि मनमाने ढंग से संविधान संशोधन हो जाए, तो उस लिहाज से वो ठीक है।
आलोचना अपनी जगह है कि भाई ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे संविधान संशोधन हो ही नहीं पावे, जरूरी संविधान संशोधन भी ना हो पावे, क्योंकि अब तक लगभग 11,500 संविधान संशोधन के प्रस्ताव आ चुके हैं अब तक, जिनमें से केवल और केवल 27 पारित हो सके। तो इसलिए आधार पर लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ी जटिल है प्रक्रिया, जनता की कोई भूमिका नहीं है इसमें, ये भी कहा जाता है। राज्यों को भी कोई विशेष केवल अनुमोदन की भूमिका है, शुरुआत करने की भूमिका है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से वो प्रभावी नहीं, उसका प्रयोग ही नहीं हो पाया अब तक एक बार भी। इतनी जटिल है वो प्रक्रिया, इतनी अस्पष्ट है वो प्रक्रिया, इसलिए ये कुछ आलोचनाएं हैं। बहरहाल मैं मानता हूँ कि प्रक्रिया अपने आप में ठीक है, भले 27 संशोधन हुए हैं, लेकिन ज़रूरी संशोधन हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। और बहुत सारे संशोधन अन्य तरीकों से हो गए हैं, जैसे न्यायपालिका के न्यायिक निर्णयों के द्वारा संशोधन हुए हैं। संविधान समय के साथ बदलता रहा है और बदलता रहेगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।